कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग को करने हैं, है ना। सो सबसे पहले ये 13th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg। तो ये जो ब्लॉक है ऊपर जो रखा हुआ है, इसका जो मास है, mass of block A is equal to 0.5 kg. What force is exerted by the block A on the block B? मतलब A B पे क्या फोर्स लगा रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो A का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बिकॉज ये पूरा एलिवेटर जो है ना नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके अंदर जो भी चीज है ना, इस एलिवेटर के अंदर जो भी चीज है उस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। तो ये ब्लॉक ए है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे एक ऊपर के तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा। मान लो ये एक्सेलरेशन ए है, तो स्यूडो फोर्स जो है मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए लगेगा। उसके अलावा इसका खुद का वेट होगा जो मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो बी वाले सरफेस पे, जिस सरफेस पे है, जिस सरफेस पे ये फोर्स लगा रहा है, वो सरफेस इस पे वापस एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कह रहे हैं। तो जब आपको कह रहा है व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तो देखो ये जो अगर हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो लेट्स से ये ब्लॉक बी है, तो बी पे ए इसके ऊपर रखा है। ए जो फोर्स लगाएगा ना वो नॉर्मल रिएक्शन एन ही लगाएगा जो कि यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद इसका अपना वेट होगा एम बी जी, और जिस एलिवेटर के बॉटम में रखा हुआ है वो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन वन। और बिकॉज ये भी एलिवेटर के अंदर है तो इसके ऊपर भी ऊपर के तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा, राइट, विच इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ए। तो हमें क्या बोल रहा है कि वो फोर्स निकालिए जो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे लगा रहा है। ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे क्या फोर्स लगा रहा है? एन। सो फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक बी, सॉरी बाय ब्लॉक ए on block B. So force applied by block A on block B is the normal contact force. जिसको हम लोग N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग फ्री बॉडी, देखो ये क्या है कि हमारा जो जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक A, दिस इज स्टेशनरी। सो सिंस block A is stationary with respect to the elevator, है ना। So ब्लॉक ए स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू द एलिवेटर, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, मतलब जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। ब्लॉक ए स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो जितना फोर्स ए पे, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा, तभी तो स्टेशनरी होगा, इक्विलिब्रियम तभी तो होगा। तो ब्लॉक ए स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू द एलिवेटर, दिस एम्प्लॉयज मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू एक्सेलरेशन ए plus of n is equal to mass of acceleration, mass of block A into acceleration due to gravity. अब ये वैल्यू पुट कर लो, मास ऑफ ब्लॉक ए 0.5 kg है, 0.5 ए हमारा 2 है, प्लस ऑफ n इज इक्वल टू 0.5 जी हम लोग 10 ले लेते हैं। अब ये n का वैल्यू निकालना है, 5 माइनस 0.5 इंटू 10 कितना हो गया? 1 हो गया, तो 5 माइनस 1 हो गया। इसको कैलकुलेट करके इस तरफ लेके आ गए, तो ये नॉर्मल रिएक्शन एन कितना हो गया? 4 न्यूटन। तो यही हम लोगों को निकालना था, जो फोर्स ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे लगा रहा है वो फोर्स निकालना है, विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन। क्लियर बच्चों? सभी बच्चों को क्लियर है? ये आ गया समझ? यस सर।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन था, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन में अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से यहाँ पे एक एलिवेटर है और एलिवेटर के फ्लोर के ऊपर एक वेइंग मशीन रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। So person is standing on the weighing machine placed on the floor of an elevator. The elevator starts going up with an acceleration, moves with uniform velocity for a while and finally decelerates to stop. तो ये जो एलिवेटर है ये पहले ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, फिर डीसेलरेट कर रहा है, फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और उसके बाद फाइनली डीसेलरेट कर रहा है। तो और इसके अलावा लिखा है कि द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेट्स रिकॉर्डेड आर 72 kg एंड 60 kg। मैक्सिमम वेट कब होगा? जब ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। मिनिमम वेट कब होगा? जब ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊपर जाता है तो स्यूडो फोर्स नीचे के तरफ इस पे लगेगा। तो एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट किए थे उसके हिसाब से जब एलिवेटर ऊपर जाता है तो वेट बढ़ जाएगा इस आदमी का, और जब एलिवेटर नीचे जाता है तब वेटलेसनेस फील होता है इसको और उस समय वेट इसका घट जाएगा। तो when object is moving up with an acceleration a, then the weight is 72 kg, और नीचे एक्सेलरेट करने का मतलब डीसेलरेट करना, और जब ये एलिवेटर डीसेलरेट करता है उस केस में जो है मिनिमम वेट होगा। सो maximum weight will be when the elevator is accelerating up, ठीक है, as the pseudo force on the person acts in downward direction in this case, ठीक है। और उसके बाद ये लिखना मिनिमम वेट will be when the elevator is decelerating upward और एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। एक ही चीज है, डिसेलरेट करना ऊपर की तरफ या एक्सेलरेट करना नीचे की तरफ, एक ही चीज है। सो मिनिमम वेट विल बी व्हेन द एलिवेटर इज decelerating upward or accelerating up downward as the pseudo force on the person acts in upward direction in this case, ठीक है। अब ठीक है, सो अब इस केस में जब मैक्सिमम वेट होगा, ठीक है, सो केस पहला वाला when elevator is, so when elevator is accelerating upwards, उस केस में अगर हम लोग इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है। सो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है ना, रिएक्शन फोर्स जो
वेइंग मशीन इस आदमी के ऊपर लगाएगा, वही मेजर करके बताता है। तो इस आदमी के ऊपर एक फोर्स नीचे के तरफ लग रहा है, इसका वेट mg है ना। नॉर्मल रिएक्शन जो एलिवेटर लगा रहा है इसके ऊपर n1, और बिकॉज ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो इस समय स्यूडो फोर्स हम लोग ने देखा है डाउनवर्ड, तो स्यूडो फोर्स नीचे के तरफ होगा विच इज इक्वल टू ma। ठीक है, यहाँ दे रखा है एज्यूमिंग दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन आर सेम, मतलब ऊपर एक्सेलरेशन भी ए लेंगे और जब डिसेलरेशन होगा तो डायरेक्शन नीचे की तरफ लेके उसको भी ए ही लेंगे। तो अभी तो खैर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है एलिवेटर, तो इसीलिए एम ए नीचे की तरफ लिए हैं। और ये आदमी स्टेशनरी है, द पर्सन इज स्टेशनरी, तो इस पे जो हम लोग फोर्स लगाएंगे N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस ma हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, है ना। या इसको वैल्यू पुट कर लो तब निकालो N1। ये क्या है, ये जो एलिवेटर दिखा रहा होगा, एलिवेटर क्या दिखा रहा है उस समय, मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम मास वेट 72 kg मेजर कर रहा है। तो N1 कितना हो जाएगा, 72g हो जाएगा, है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जो वेट दिखाता है। मास 72 kg दिखा रहा है तो वेट 72g हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका मास mg प्लस ऑफ ma। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा, when elevator is moving with uniform speed, जब यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा, तो जब एलिवेटर का यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो उस समय कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। तब ये जो आदमी इसके ऊपर खड़ा है इसका वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन n2, यही दो चीज एक्ट कर रहा होगा और कोई स्यूडो फोर्स वगैरह नहीं लग रहा होगा। तो जो वेट दिखाएगा उसका ट्रू वेट दिखाएगा इस समय n2 इज इक्वल टू mg। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और हम लोग को n2 ही निकालना है क्वेश्चन में, है ना, ट्रू वेट ऑफ द पर्सन निकालने के लिए बोल रहा है, राइट। उसके बाद तीसरा केस, when elevator is moving upwards with deceleration equal to a। ये थर्ड केस है, ये हमारा पहला केस है, ये हमारा दूसरा केस है और ये हमारा तीसरा केस है। ठीक, अब एक्सेलरेटिंग सॉरी डिसेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब इस केस में जब ये देखोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये वेइंग मशीन है, आदमी इसके ऊपर खड़ा है, इसका वेट mg होगा, डिसेलरेशन हो रहा है तो इस समय स्यूडो फोर्स ऊपर के तरफ लगेगा, और उसके अलावा जो नॉर्मल रिएक्शन n3 है, स्यूडो फोर्स ma ऊपर के तरफ लग गया। अब इस केस में जो हम लोग लिखेंगे n3 प्लस ma इज इक्वल टू mg लिखेंगे, ऊपर जो फोर्स है नीचे जो फोर्स इक्वेट किया, तो n3 क्या हो गया, mg माइनस ऑफ ma। n3 हम लोग को कितना दिखा रहा है, इसका जो वेट था 60 kg दिखा रहा है मिनिमम के केस में, मिनिमम के केस में 60 kg है, तो वेट जो शो करेगा ये 60g इज इक्वल टू mg माइनस ऑफ ma। ये हमारा तीसरा इक्वेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो अब हमारे पास इतना लिख लो पहले फटाफट, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो देखो फर्स्ट और थर्ड को पहले सॉल्व कर लो। तो फ्रॉम 1 and 3, पहले और तीसरे को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, पहला है 72g इज इक्वल टू mg प्लस ma, और दूसरा है हमारा 60g इज इक्वल टू mg माइनस ma। ठीक है, इनको ऐड कर दो,
ऐड करते हैं ना, प्लस एम ए माइनस एम ए कट गया, एम जी 2 mg हो गया, और ये तो इससे आपको आएगा 2 mg इज इक्वल टू 132 जी और जी कैंसिल कर लो, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 66 kg आ गया। ठीक है बच्चों, तो मास 66 kg हो गया, ये ट्रू वेट हो गया। ट्रू वेट क्या हो गया, 66 kg। इस आदमी का जो ट्रू वेट है, देखो N2 इज इक्वल, ट्रू वेट क्या है, N2 विच इज इक्वल टू, सो ये 66 kg का जो रीडिंग होगा mg के बराबर ही है, तो इसका जो रीडिंग होगा ट्रू वेट 66 kg आ गया, मास बेसिकली। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अब इसके बाद हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है ना, और g का वैल्यू कह रहा है 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेवल। ठीक है, तो हम लोग को एक्सेलरेशन a निकालना है, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू किसी भी इक्वेशन में। अगर पहले वाले को सॉल्व करना चाहो, सो फ्रॉम 1 we have 72 into 9.9 is equal to mg हमारा 66g हो गया, 66g प्लस ऑफ ma 66a हो गया, तो 66 into 9.9, तो 72 minus 66, 6 into 9.9 divided by 66 is equal to acceleration है। ठीक है, तो 6 11 टाइम्स एंड 11 0.9 टाइम्स, तो हमारा जो a का वैल्यू आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस shown in the figure. The elevator is going up with an acceleration of g by 10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. तो बेसिकली क्या है कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग अगर जब फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे, तो देखो जो ये एलिवेटर है, बिकॉज ऊपर मूव कर रहा है, तो इन दोनों मासेस पे स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो जब हम लोग इसको ऐसे समझें, और इस पे जो रीडिंग होगा, ये रीडिंग किसके बराबर होगा, जिस टेंशन टी से ये इसको खींचेगा। तो यहाँ पे टेंशन मान लो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी है और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा दैट विल बी 2t। ठीक है, टी टी मिलके ये इस पे खींच रहा है। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पहले पुली का अगर बनाए, ठीक है, सो यहाँ पे टेंशन टी और इस पे ऊपर के तरफ एक फोर्स लग गया 2t। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग इसका बनाते हैं, 1.5 kg वाले का बनाते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1.5 g, ऊपर टेंशन t है। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेट कर रहा होगा, बिकॉज 3 kg वाले का वेट ज्यादा है 1.5 kg वाले से, तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा इसमें, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है जो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ए से,
और रिलेटिव अगर हम लोग जो हमारा ऑब्जर्वर अगर एलिवेटर के अंदर है और एलिवेटर ऊपर मूव कर रहा है तो उस पे एक नीचे के तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा, जो स्यूडो फोर्स होगा वो 1.5 इंटू ए, मतलब वो g/10 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो 1.5 इंटू g/10 फोर्स इस पे नीचे लगेगा। अगर हम लोग 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना, 3 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ऊपर टेंशन T है, इसका वेट जो है 3g नीचे के तरफ है और बिकॉज ऊपर मूव कर रहा है तो इस पे भी स्यूडो फोर्स 3g/10 नीचे के तरफ लगेगा और इवेंचुअली ये एक्सेलरेट नीचे के तरफ ए एक्सेलरेशन से हो रहा है, ठीक है। सो when the observer is placed inside the elevator, there will be a pseudo force acting on both the masses in downward direction, ठीक है। अब अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, मतलब दोनों फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं। तो ये जो सेकंड वाला पहले जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसका मतलब 1.5 kg वाले का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसका इक्वेशन लिखें। ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, टी माइनस ऑफ नीचे क्या क्या फोर्स लग रहा है, 1.5g लग रहा है और साथ में 1.5 g/10 लग रहा है, ये दोनों नीचे लग रहा है। अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। सो ये इसको सॉल्व करोगे ना, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 1.5 और g/10 है तो 0.15g हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 0.15 तो ये हो जाएगा 1.65g इज इक्वल टू 1.5 है। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, है ना। 10 से इसको डिवाइड कर दिया 1.5 को तो 0.15 जी हो गया, 0.15 और 1.5 ऐड करेंगे 1.65 हो जाएगा। अब दूसरे वाले का इक्वेशन लिखते हैं, ये सेकंड वाले ब्लॉक का, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, मतलब 3g प्लस 3g/10 माइनस ऑफ टेंशन T जो अपवर्ड फोर्स है इज इक्वल टू 3a हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 3 प्लस 0.3 3.3g हो जाएगा, 3.3g मतलब 3/10.3 हो गया तो 3.3g माइनस ऑफ t इज इक्वल टू 3a, ये सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिलेगा, पहला मिल रहा है हम लोगों को t माइनस 1 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला इक्वेशन है t माइनस 1.65g इज इक्वल टू 1.5 है, दूसरा मिल रहा है 3.3g माइनस t इज इक्वल टू 3 है। इनको सॉल्व कर लो, ऐड कर दोगे दोनों को, प्लस t माइनस t कैंसिल हो गया, 3.3 माइनस 1.65 तो ये 1.65 ही आ जाएगा, 1.65g इज इक्वल टू 4.5 है। तो इससे हमारा जो एक्सेलरेशन है दिस इज इक्वल टू 1.65g, g क्या होता है 10 से रिप्लेस कर लो तो ये क्या हो जाएगा 16.5 डिवाइडेड बाय 4.5, दिस इज इक्वल टू 3.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जब पता चल गया, अब हम लोग किसी भी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, पहले वाले में अगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पहले वाले में कर लो, उससे टेंशन T निकल जाएगा। So substitute the value of A in 1. So substituting the value of A in 1
फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, t minus 1.65 g is equal to 1.5 into 3.67. So टेंशन t क्या हो जाएगा? पहले 1.5 into 3.67 करोगे या 5.5? So t is equal to 22 न्यूटन हो गया, ठीक है। जब t 22 न्यूटन हो गया, हम लोगों को क्या निकालना है कि रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस जैसा कि मैंने बोला क्या होगा, 2t के बराबर होगा। जिस फोर्स से ये इसको पुल कर रहा होगा वही होगा। सो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस is equal to 2t टू इंटू 22 44 न्यूटन होगा। ठीक है, 44 न्यूटन हो गया। अब इस पे जो मेजर होगा, इस पे तो वेट मेजर होता है ना। तो वेट मेजर कर मतलब मास मेजर करके बताएगा। फाइनली जो ये रीडिंग देगा वो तो मास का रीडिंग देगा। तो अगर मास हम लोग को निकालना है, m जो रीडिंग है, सो दिस इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड, अगर इसको केजी में हम लोग देखें 44 बाई 10 कर देंगे, जी से डिवाइड कर देंगे, 4.4 केजी हम लोग को रीडिंग देगा। रीडिंग इन केजी, रीडिंग इन न्यूटन था और रीडिंग इन केजी निकाल। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बच्चों? लिख लिया ना बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ buoyancy exerted by the atmosphere on the balloon is b in the upward direction and remains constant। ठीक है, तो buoyancy देखो यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग फ्लूइड्स में कहते हैं कि अपवर्ड फोर्स जो लगता है, अपथ्रस्ट जो लगता है, उसको buoyancy कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को buoyancy कहते हैं और उस फोर्स को buoyant फोर्स कहते हैं। जनरली हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, पानी के अंदर किसी चीज को अगर डुबोते हैं, है ना, तो उस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है जिसको buoyant फोर्स कहते हैं। और आर्किमिडीज ने बोला कि भाई जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा जब उसको हम अंदर डुबो रहे हैं, तो वो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसका जो वेट है, सो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू buoyant फोर्स। अब यहाँ पे ये सब चीज हम लोग खैर कैलकुलेशंस उसमें नहीं जाएंगे, बस एक buoyant फोर्स B मान ले रहे हैं कि ऊपर की तरफ इस पे लगेगा। सो फोर्स ऑफ buoyancy exerted by the atmosphere on the balloon is B in the upward direction and remains constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity। ठीक है, तो जिधर मूव करेगा ना बैलून, उसके ऑपोजिट साइड में एयर रेजिस्टेंस लगेगा और डायरेक्शन एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट, तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल एक फोर्स लगेगा। The balloon carries a mass m and is found to fall down near the earth's surface with a constant velocity v। तो मान लो पहला केस ये कह रहा है कि एक यहाँ पे, ठीक है, एक बैलून है, उसके नीचे एक मास m लगा हुआ है। ठीक है, सो नाउ right, and it is falling down
with a constant velocity v. ठीक. Now how much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v? सेकेंड केस में कह रहा है इसमें से हम लोगों ने कुछ मास कम कर दिया बैलून में से मास कम कर दिया, मतलब बैलून में जो मास लटका हुआ है उसका मास कम कर दिया, कुछ स्मॉल m कर लिया. ठीक है, ये लेट से कैपिटल M पहले था, अब कुछ स्मॉल m हो गया. ठीक है, तो ये जो स्मॉल m इसका मास है, राइट. अब ये कह रहा है कितना मास होगा कि ये ऊपर मूव करने लगे वेलोसिटी v से. इस पे भी जो बॉइंट फोर्स लग रहा है, बॉइंट फोर्स b लग रहा है, इस पे जो मास लटका हुआ है वो इसको पुल करेगा नीचे के तरफ. ठीक है, mg फोर्स से. ठीक है, मतलब mg और टेंशन वैसे करके करेंगे, अलग अलग करने से अच्छा है कि एक ही फोर्स, मान लो कि mg फोर्स लग रहा है, मतलब तुम अगर अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक mg लगाओगे, इधर टेंशन t लगाओगे, और टेंशन t यहाँ पे mg के बराबर हो गया क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये mg ऐसे लगा ले. हम एक इस पूरे को सिस्टम मान के ना इसको पूरे मानते हैं कि नीचे फोर्स mg लग रहा है, यहाँ पे भी. और बिकॉज इसका वेलोसिटी इधर है, हम लोग कह रहे हैं जो F जो है, जो एयर रेजिस्टेंस है, सो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस F air is directly proportional to V, और F air is equal to K times V, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है. ठीक है, सो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज KV, राइट. और यहाँ पे जिधर मूव कर रहा है वेलोसिटी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लगेगा, इसमें इधर लगेगा, और जब ऊपर मूव कर रहा है तो बॉइंट फोर्स B नीचे, इसका वेट mg नीचे, और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लग रहा है. बिकॉज ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन केस 1, है ना, when balloon is moving down with यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, जब बैलून नीचे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उस समय एयर रेजिस्टेंस FA इज इक्वल टू KV ऊपर लग रहा है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, तो नीचे जो फोर्स mg है दैट इज इक्वल टू B प्लस F ऑफ A. ठीक है, तो इसका मतलब mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स B प्लस ये KV हो गया. ठीक है, सो हमारा जो मास m अगर हम लोग को निकालना होगा, मास कैपिटल M इज इक्वल टू B प्लस KV डिवाइडेड बाय G, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, है ना. हमें निकालना है हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून निकालने के लिए कैपिटल M माइनस स्मॉल m करना होगा. अब सेकेंड केस हम लोग करते हैं. सेकेंड केस, जब हमने उसमें से वजन कम कर दिया उसके मास का, तो बैलून अब नीचे के जगह ऊपर मूव करने लगा. सो व्हेन बैलून इज मूविंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस केस में जो ऊपर फोर्स अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहां पे भी वही चीज होगा, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है. B इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस प्लस ऑफ स्मॉल mg. अब हम लोग को स्मॉल mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स B माइनस एयर रेजिस्टेंस KV हो गया, और स्मॉल m इज इक्वल टू B माइनस KV अपॉन G, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब आपको क्या निकालना है कि मास रिमूव्ड,
So mass removed from the balloon is equal to capital M minus small m. So this is equal to B plus kV upon G minus B minus kV upon G. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या होगा, B बाय G, या सबको न्यूमरेटर में B प्लस kV माइनस B प्लस kV अपॉन G, प्लस B माइनस B कैंसिल हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, 2 kV by G हो गया। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ kV अपॉन G। ठीक है, अब हम लोग को देखो यहाँ पे क्वेश्चन में kV का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो उसको कैसे निकालेंगे? हमको तो कैपिटल M दिया हुआ है, तो kV का वैल्यू इसके टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं? देखो इस फर्स्ट इक्वेशन से ही हम लिख सकते हैं kV अपॉन G इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस B अपॉन G। ठीक है, तो इसको यूज कर लो यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल M, so this is M minus 2 times capital M minus B upon G। तो ये हमारा मास है। क्वेश्चन नंबर 19 है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द मास रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई पूछ रहा है? हाँ बताइए बेटा, किसी को कुछ पूछना है क्या? No, sir. अच्छा, ठीक 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 है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 19th क्वेश्चन है, उसी के जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप एट अ रेट ऑफ g by 6 व्हेन प्लेस्ड डीप इनसाइड वाटर। ठीक है, तो एक प्लास्टिक बॉक्स है, इसको हम लोगों ने पानी के अंदर रखा हुआ है। तो ये हमारा एक प्लास्टिक बॉक्स हो गया। So this is an empty plastic box of mass m is found to accelerate up at a rate of g by 6 when placed deep inside water. How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at a rate of g by 6? तो जब ये खाली है उस केस में दो केसेस लेंगे, एक जब एम्प्टी है और जब इसके ऊपर हम लोगों ने सैंड डाल दिया है, इसमें सैंड डाल दिया है। तो सैंड डालने से कह रहा है कि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि इसका खुद का जो एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m स्मॉल m लग रहा है, स्मॉल mg नीचे की तरफ लगेगा, इस पे बॉइंट फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रहा है b। बॉइंट फोर्स तो उतना ही होगा ना जितना कि वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा, बिकॉज ये ब्लॉक सेम है, तो दोनों केस में चाहे इसके अंदर भरा हो चाहे खाली हो, बॉइंट फोर्स तो बराबर लगेगा। तो बॉइंट फोर्स b लग रहा है ऊपर की तरफ, एंड इट इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप एट अ रेट ऑफ एक्सेलरेशन g by 6। ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? g by 6 एक्सेलरेशन से जा रहा है। जब इसमें हम लोगों ने सैंड भर दिया, सैंड भरने के बाद मान लो तुम उसमें सैंड जो
डाल रहे हो वो कैपिटल एम सैंड डाल रहे हो, तो इसका अब वेट क्या हो जाएगा, mg प्लस कैपिटल mg. So let the mass of sand put in the empty plastic box be capital M. तो अब यहाँ m प्लस mg प्लस कैपिटल mg नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, बॉइंट फोर्स तो बराबर ही लगेगा b, बट इस केस में अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है विथ एक्सेलरेशन g/6. तो बस इक्वेशन लिख लेते हैं. पहले केस में केस 1 व्हेन द प्लास्टिक when the plastic box is empty, and it is accelerating downward with an acceleration accelerating upward with an acceleration g/6. ठीक है, तो हम लोग को क्या निकलेगा भाई, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, b माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू g/6 m. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं. तो कैपिटल B इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाओ, mg प्लस mg/6 हो गया, विच इज 6mg प्लस mg, 7mg/6 हो गया हमारा बॉइंट फोर्स. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब सेकेंड केस में, केस 2, when the sand of mass capital M is put in the plastic box, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो हम लिखेंगे, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg माइनस ऑफ b is equal to capital M plus small m into g/6. ठीक है, अब ये देखो, इसको इधर ले जाओगे तो ये b, कैपिटल B इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m g माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m g/6. हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों में से g को कॉमन ले लिया, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m g लिख लिया, और इसको लेफ्ट साइड में मूव कर लिया, तो माइनस m प्लस m g/6, और माइनस b को इधर ले आए तो प्लस b के बराबर हो गया. तो ये इक्वेशन मिल गया हम लोग को. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैपिटल B इज इक्वल टू g माइनस g/6, कैपिटल M प्लस स्मॉल m कॉमन ले लो, g माइनस g/6 हो गया, तो 6 माइनस 1 5g/6, मतलब m प्लस स्मॉल m इंटू 5g/6 हो गया. ये हमारा कैपिटल B का वैल्यू हो गया. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. ठीक, अब फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वेट कर दो भाई, हम लोग को कैपिटल M निकालना है, B तो चाहिए नहीं, तो इन दोनों को, B को रिप्लेस करना है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, बिकॉज दोनों इक्वेशन B के बराबर आ रहा है, तो हम लोग को आ जाएगा 7mg/6 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू 5g/6. तो बाय 6 कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया. अब देखो ये क्या है इक्वेशन हमारा, 7m is equal to 5 capital M plus
5 स्मॉल एम। इसको फर्दर सॉल्व किया, 7m माइनस 5m 2m हो गया। तो 5m इज इक्वल टू 2 स्मॉल एम, कैपिटल M इज इक्वल टू 2/5 स्मॉल एम। ये हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है? 20th है ना, 2m/5। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया सभी ने? चलो अच्छा, तुम लोग बाद में लिखते हो। चलो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन है, a force F is equal to V into A is exerted on particle in addition to the force of gravity। ठीक है, एक फोर्स है V क्रॉस A, so force F is equal to V cross A, right? So this is exerted on a particle in addition to the force of gravity, where V is the velocity of the particle and A is the constant vector in the horizontal direction। ठीक है, V velocity हो गया और A constant vector हो गया जो horizontal direction में लग रहा है। ठीक है, with what minimum speed a particle of mass m is projected so that it continues to move undeflected with a constant velocity। ठीक है, so V cross A, और देखो तुम ये समझो कि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, एक पार्टिकल है, लेट्स से ये पार्टिकल है मास m का। कह रहा है वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड a इज अ कांस्टेंट वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। a वेक्टर इधर हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग मान लो एज्यूम कर लेते हैं अभी कि v वेलोसिटी, ठीक है, विद व्हाट मिनिमम स्पीड अ पार्टिकल ऑफ मास m बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटिन्यूज, v क्रॉस a करेंगे तो हाँ ठीक है, v जो है लेट्स से इस डायरेक्शन में है, मतलब ये 3 डायमेंशन समझ लो। ठीक है, v इस डायरेक्शन में है, तो v क्रॉस a करोगे, v क्रॉस a मतलब v से a के तरफ हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो v क्रॉस a किधर होगा? डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन हो गया तुम्हारा v क्रॉस a का। ठीक है, तो एक फोर्स F जो लगा रहे थे हम लोग v क्रॉस a, ये ऊपर की तरफ लगेगा। सब लोग को अभी अभी फिर से समझाएंगे अच्छे से, तो जिनको समझ में आ रहा है वो अभी समझे, और अभी हम फिर से बता रहे हैं, मतलब ये इसको ऑफ करके हैंड से करके दिखाएंगे आपको। तो एफ वी क्रॉस ए ऊपर लग रहा, और इसका with what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move undeflected with a constant velocity, और mg इस पे नीचे के तरफ लगेगा जिससे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, v क्रॉस ए और mg एक दूसरे को बैलेंस करे। सो अब समझो तुम लोग यहाँ पे, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखो अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है वो इस तरफ अगर हम लोग लेंगे और ए का डायरेक्शन इस तरफ लेंगे, मिरर इमेज दिख रहा होगा, मतलब ए का डायरेक्शन हम लोग इस तरफ लेंगे और वेलोसिटी अगर इस तरफ लेंगे, तो जब हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं ए के तरफ, तो ये समझो ये इस तरीके से हो गया परपेंडिकुलर, है ना। तो ये हमारा 2 डायरेक्शन हो गया, राइट। तो v जो है बाहर की तरफ आ रहा है, ये जो अगर समझो ऐसे, तो v जो है अगर तुम्हारी तरफ से समझाएं ऐसे, तो इस तरह से हो गया मान लो,
है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि V जो है बाहर की तरफ आ रहा है और A इधर था, तो V क्रॉस A फिंगर को कर्ल करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जिधर V है उसके तरफ हम लोग अपने हैंड को रखते हैं और A के तरफ हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो इसको जब कर्ल करेंगे तो जो ऊपर थंब का डायरेक्शन है वो हमें फोर्स का डायरेक्शन देता है। तो जब V क्रॉस A क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो V क्रॉस A, तो ये हमें फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिल रहा है। फोर्स का डायरेक्शन ऊपर और mg को बैलेंस कर रहा है, तभी फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। आ गया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वही चीज हम दिखा रहे थे यहाँ पे, V बाहर के तरफ है, A इधर है, तो V क्रॉस A करेंगे, F V क्रॉस A, तो ये mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, हम लोग को निकालना है with what minimum speed a particle of mass mba। हम लोग अभी तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ले लिया क्योंकि पहले ही मिनिमम मान रहे हैं। ऐसे v क्रॉस a क्या हो जाएगा, v a साइन थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b, a b साइन थीटा होता है, तो ये v a साइन थीटा हो जाएगा। सो फॉर f टू बी मैक्सिमम, फॉर v टू बी मिनिमम, for force to ठीक है, so for the particle to move undeviated, तो अगर इसको अनडिविएटेड मूव करना है नेट फोर्स acting on the particle should be 0। है ना, तभी तो पार्टिकल अनडिविएटेड मूव करेगा। फॉर द पार्टिकल टू मूव अनडिविएटेड with a constant velocity, net force acting on the particle should be 0, and for minimum speed sin theta should be maximum, so that means theta is equal to 90 degree। sin theta maximum कब होता है, जब theta 90 डिग्री होगा, sin theta 1 होगा। दिस implies theta 90 डिग्री हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया इससे, A और V परपेंडिकुलर हो गया, और V क्रॉस A जो है F। तो अब हम लोग F is equal to V क्रॉस A is equal to mg हो जाएगा। So this is VA sin 90 is equal to mg, और VA is equal to mg। V हम लोग को निकालना है मिनिमम स्पीड, दिस इज इक्वल टू mg अपॉन A। सो आंसर जो V मिनिमम है, दिस इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय A। क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes. अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसिडर द एटवुड मशीन। एटवुड मशीन क्या होता है,
ये जो ऐसा जो पूरा सिस्टम है ना, इसको कहते हैं एटवुड मशीन। मतलब एक छत पे कोई पुली लगा हुआ है ना, किसी सरफेस पे, और उस पुली से दो मास लटक रखा है, एक मास नीचे जा रहा है, दूसरा मास ऊपर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एटवुड मशीन। ठीक है, मतलब लेबोरेटरी में जाओगे ना तो एटवुड मशीन से देखोगे तभी जाके ये चीज मिलेगा, ये पूरा सेटअप। मतलब लैब में जनरली इसी नाम से जाना जाता है कि बोलोगे कि सर हमको एटवुड मशीन का सारा जो इक्विपमेंट है वो दीजिए, तो इस तरह का ब्लॉक और ये पुली और ये सब चीज तुमको निकाल के देंगे। तो ये पूरा एटवुड मशीन कहलाता है लेबोरेटरी के फ्रेम। सो कंसिडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम था उसमें ये चीज दिया। तो 22वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है प्रीवियस प्रॉब्लम। तो इन सिंपल एटवुड मशीन, क्वेश्चन कह रहा है 22nd वाला। सबके पास अगर एचसी वर्मा है तो देख लो, वैसे हम पढ़ के समझा देते हैं। कह रहा है इन सिंपल एटवुड मशीन, ये एटवुड मशीन है, टू अनइक्वल मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड लाइट स्मूथ पुली। तो एक लाइट स्मूथ पुली है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग से ये दोनों ये लगा हुआ है। ठीक है, m1 का मास 300 ग्राम है और m2 का मास 600 ग्राम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेते हैं, m1 दे रखा है हम लोग को 300 ग्राम्स, केजी में करोगे 0.3 kg हो गया। m2 इज इक्वल टू 600 ग्राम, 0.6 kg हो गया। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। Find the distance traveled by the first block in the first 2 seconds. Find the tension in this and find the force exerted by the club. हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि consider an Atwood machine of the previous problem. The larger mass is stopped for a moment. ठीक है, तो हमारा ये जो लार्जर मास है, दिस इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। तो लार्जर मास m2 है, जब ये दोनों नीचे आ रहा था अचानक इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं। फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। अब होगा क्या, इसको जैसे ही रोकोगे, ये तो ये नीचे मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से, और ये ऊपर मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से। जब आपने इसको रोक दिया है ना, रोकने के बाद ये क्या होगा, ये ऊपर मूव करता जाएगा, राइट। ऊपर, बिकॉज ये तो एक्सेलरेट कर रहा है ना, ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि इसका वेलोसिटी जो है, जितना वेलोसिटी इस समय था, जब तक इसका वेलोसिटी फिर जीरो नहीं हो जाए, है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाए, तब तक ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाके फिर से स्ट्रिंग मतलब ढीला होता चला जाएगा, इसको रोक लिए तो स्ट्रिंग ढीला होता चला जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वापस यहाँ पे आएगा, राइट। ठीक है, सो ये कह रहा है the larger mass is stopped for a moment 2 seconds after the system is set into motion. Find the time elapsed before the string is tight again. मतलब ये ऊपर जाके नीचे आने का ये पूरा टाइम हम लोग को निकालना है, राइट। तो इसमें सबको क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना भाई। कोई ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था, अचानक इसको रोक दोगे तो इस पे अब फोर्स तो नहीं लग रहा होगा, तो ये क्या होगा कि इस एक्सेलरेशन के वजह से, इनर्शिया के वजह से, बिकॉज मूव कर रहा है, ऊपर मूव करता चला जाएगा, इसको रोके हुए हैं, तो अब ये स्ट्रिंग ढीला होता चला जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और वापस फिर नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा तो स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा। तो वही कह रहा है टाइम इलैप्स बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन, मतलब कितने टाइम में ये ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है। तो पहले ऊपर जाने का टाइम निकालेंगे, उसको ट्वाइस ऑफ टी कर देंगे, तो हम लोग को वो वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, सो अब तो हम लोग पहले यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, इक्वेशंस लिख के। m1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस पे टेंशन T ऊपर लग रहा है, नीचे फोर्स m1g लग रहा है, और ये एक्सेलरेशन से कर रहा है। ठीक है, और जो m2g का m2 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, m2g नीचे की तरफ लग रहा है,
टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा है और ये एक्सेलरेट ए एक्सेलरेशन से नीचे कर रहा है। अब हम लोग एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन है हमारा टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, और दूसरे एक का इक्वेशन लिखेंगे m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन नीचे से आ रहा है तो ये वेट m2g ज्यादा होगा, और ये एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है m1 वाला ब्लॉक, तो t टेंशन ऊपर वाला ज्यादा होगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया m2 माइनस m1 इंटू जी is equal to m1 plus m2 into acceleration a। तो अब अगर हम लोग को a का वैल्यू निकालना है, so acceleration a is equal to m2 minus m1g divided by m1 plus m2। वैल्यू पुट कर लो, m2 है मेरा 0.6 kg, 0.6 माइनस 0.3 इंटू जी हो गया 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 0.6 प्लस 0.3। तो 0.6 माइनस 0.3 क्या हो गया? 0.3 इंटू 10 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 0.9। सो 30/9, राइट? तो ये क्या हो गया? 10/3। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये हम लोग को वैल्यू पता चल गया। ठीक है ना, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हम लोग को वैल्यू पता चल गया एक्सेलरेशन का, तो ये हमें पता है कि इस समय जो स्पीड है 2 सेकंड के बाद, हम लोग को मोमेंट 2 सेकंड के बाद उसको रोकना है, तो उस समय का इसका स्पीड निकाल लेते हैं। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके हम लोग आफ्टर 2 सेकेंड लेट वेलोसिटी ऑफ m1 बी v। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लेंगे, और v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है हमारा 10/3, u तो 0 हो गया, तो 10/3 इंटू 2, तो ये 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से यहाँ पे इसके बाद हम लोग इसको रोक देते हैं तो ये ऊपर मूव करेगा, है ना? ऊपर मूव करेगा, और ऊपर जब मूव करेगा तो उस समय बस एक ही फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो नीचे की तरफ वेट लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन रीसेलरेट करेगा। सो when block m2 is stopped momentarily, the block m1 will move up with deceleration g, है ना? डिसेलरेट करेगा g डिसेलरेशन से, है ना? ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कितने टाइम में डिसेलरेट करके मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो देखो फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हम लोग करेंगे। v 0 करना है, u है हमारा 20/3 माइनस जी का वैल्यू 10 कर लेंगे, 10 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 20/3 और t इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड। मतलब 1/3 सेकेंड में ऊपर जाएगा, तो वापस कितना आएगा? जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टोटल टाइम in which it goes up and comes down। it मतलब m1 वाला जो ब्लॉक है, m1 goes up and comes down
दोनों कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। t टाइम में ऊपर गया और t टाइम में वापस नीचे आया, 2t हो गया, मतलब 2 इंटू 1/3, 2/3 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चों? Yes. तो Yes, टू sir. बाई Yes, थ्री sir. सेकेंड में ऊपर जाके फिर से टाइट हो जाता है। 23rd का देखोगे, हाँ सही है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। ये पूरा रॉड जो है ना, लेंथ 30 सेंटीमीटर का है, हैविंग अ मास ऑफ 3 kg। इसका टोटल मास जो है इस रॉड का 3 kg। Now the strings shown in the figure are pulled by a constant force of 20 Newton and 32 Newton। इधर फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन, राइट साइड में फोर्स लगा रहे हैं 32 न्यूटन। Find the force exerted by the 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part। तो हम लोग को ये निकालना है कि ये जो दो पार्ट में रॉड को ब्रेक कर दिया, ये 20 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर को किस फोर्स से इधर खींच रहा है, क्योंकि साथ में जुड़े हुए हैं। जितना फोर्स से ये इसको इधर खींचेगा, मान लो टी फोर्स, T1 फोर्स से इधर खींच रहा है, तो ये इसको वापस उतने ही फोर्स से इस डायरेक्शन में खींचेगा T1 फोर्स से। ठीक है ना? एक्शन और रिएक्शन पेयर है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। T1 फोर्स से ये 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट अगर 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट को राइट साइड में खींच रहा है, तो 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में सेम फोर्स से खींचेगा, T1 फोर्स से। ठीक है? अब all the surfaces are smooth and the string and the pulleys are light, so हमें find the force exerted by 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part। तो ये हमें कह रहा है कि figure shows a uniform rod of length 30 centimeter having a mass of 3 kg। the strings shown in the figure are pulled by constant। ठीक है, अब सबसे पहले ना, अभी हम लोग पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरे ब्लॉक को हम एक सिस्टम मान लेते हैं। इधर खींच रहे हैं फोर्स 32 न्यूटन से, इधर खींच रहे हैं इसको फोर्स 20 न्यूटन से। ये पूरा ब्लॉक जो है 3 kg मास का है, 3 kg मास का है, और इसको इधर इधर फोर्स से लगा रहे हैं, तो और ये इवेंचुअली एक्सेलरेट करेगा इधर, है ना? तो इसका इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स क्या हो गया, 32 माइनस 20 इज इक्वल टू मास 3 इंटू ए। 32 माइनस 20 क्या हो गया, 12 इज इक्वल टू 3 इंटू ए इज इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 3a, सो 12 इज इक्वल टू 3a और a इज इक्वल टू 12/3 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है, हम लोग को एक्सेलरेशन पता चल गया। अब तुम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक 10 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक अलग कर लो और दूसरा 20 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक अलग कर लो। दो अलग पार्ट बना लिया हमने। हमें निकालना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर ब्लॉक पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट, मतलब ये हम लोग को T1 फोर्स निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका जो मास होगा, मास ऑफ 10 सेंटीमीटर पार्ट, मास ऑफ 10 सेंटीमीटर पार्ट, टोटल मास 3 kg है, इसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर लो और फिर लेंथ ऑफ द पार्ट से मल्टीप्लाई कर लो। मास पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा इससे, इनटू लेंथ ऑफ द पार्ट जिसका मास निकालना है,
तो ये कितना हो जाएगा 10 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 1 kg हो जाएगा। ऐसे भी सोचो ना, ये 3 kg का है, 30 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर वाले का एक ही नियम लगा लो, एक जो यूनिटरी मेथड होता है, ये 2 kg हो जाएगा, ये 1 kg हो जाएगा। तो मास ऑफ 10 सेंटीमीटर पार्ट 1 kg हो गया। उसी तरह मास ऑफ 20 सेंटीमीटर पार्ट will be equal to 3/30 into 20, मतलब 2 kg हो गया मास ऑफ 20 सेंटीमीटर पार्ट। अब इसका मास 1 kg है, इसका मास 2 kg है, इस पे इधर फोर्स T1 लग रहा है, इस पे इधर फोर्स 32 न्यूटन हम लोग लगा रहे हैं, और इवेंचुअली ये एक्सेलरेट कर रहा है इधर किस एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो अगर हम लोग 2 kg वाले पार्ट का इसका फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, राइट साइड में 32 माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू जो फोर्स हम लोग लगा, मास जो है हमारा 2 kg इंटू एक्सेलरेशन 4। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 32 माइनस T1 इज इक्वल टू 8 और T1 इज इक्वल टू 32 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो हम लोग को जो फोर्स निकालना है वो कितना हो जाएगा 24 न्यूटन, राइट। यही हम लोग को निकालना था। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही, और बाकी कल करेंगे मेरे ख्याल से। कितने क्वेश्चंस बचे हैं हम लोग के? बच गए हैं 1 2 3 4 5 8 क्वेश्चन रह रहे हैं। कल हो जाना चाहिए। अच्छा कल तो नहीं होगा क्लास, मंडे को हो जाएगा, मंडे को इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो तुम लोग को अब समझ में तो आ रहा होगा। तुम लोग का क्या फ्रिक्शन वाला हो गया सबका? सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? भाई मुझे तो डाउट तो 3-4 बच्चों ने ही बस भेजा है, बाकी बच्चे कहाँ सो रहे हैं या फिर छुट्टी, अभी वीकेंड पे करेंगे? क्या करने का प्लान है बता दो बालकों, प्लान अपना। जो नहीं किए हैं प्लीज इस मतलब जो वीकेंड पे है उसको प्लीज कर लीजिएगा, और जिन्होंने करके भेज दिया वो तो बहुत अच्छा है। वो भी थोड़ा सा और पुश करें अपने आप को। और हम लोगों ने तो अब सर्कुलर मोशन भी खत्म कर लिया, तुम्हारे पास वीकेंड में सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चंस करने के लिए हैं HC वर्मा के। तो काम तो बहुत सारा है, धक्का एकदम स्पीड लगाते रहो और काम करते रहो, है ना। और मुझे डाउट्स भेजते रहो। मेरा काम डाउट सॉल्व करना है और तुमको पढ़ाना है। जितना डाउट भेजोगे उतना तुमको भी क्लैरिटी होगी, तुम्हारे चक्कर में 10 और विद्यार्थी की क्लैरिटी होगी। भाई जो शर्म से नहीं पूछ पा रहे हैं या जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है, तुम पूछोगे 10 क्वेश्चन बताएंगे तो आज 10 क्वेश्चन को सभी नए बच्चे सीखे, जो भी जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी सीख ली। तो ठीक है, अपना भी कल्याण करो और परोपकार भी